इंडिया में एक के बाद एक आतंकी हमले होने लगते हैं और इस सब के पीछे पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन था। उनको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमजा नाम के एक इंडियन स्पाई को भेस बदलकर उस आतंकी दल के अंदर भेजा जाता है। लेकिन मिशन के दौरान ही उसे एक पाकिस्तानी लड़की से प्यार हो जाता है। तो इस प्यार के चक्कर में वो अपने देश के साथ गद्दारी करेगा या फिर इसी प्यार को ढाल बनाकर अपना मिशन पूरा करेगा, यही देखेंगे आज की कहानी में, जिस मूवी का नाम है धुरंधर। कहानी की शुरुआत होती है साल 1999 से। उस साल 30 दिसंबर को पूरा इंडिया गुस्से में था क्योंकि अफगानिस्तान के कांदाहार एयरपोर्ट पर भारतीय यात्रियों वाला एक विमान हाईजैक कर लिया जाता है। इन सब बातों को लेकर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि पिछले 3 दिनों से हाईजैक ने इन पैसेंजर्स को कैद करके रखा था। असल में 3 कुख्यात आतंकी भारतीय जेल में बंद हैं और उन्हीं की रिहाई की मांग को लेकर उन्होंने ये प्लेन हाईजैक किया है। हाईजैकर्स के साथ बातचीत करने के लिए एयरपोर्ट पर भारतीय इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सेनेगल इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही देर में विदेश मंत्री देवानंद कपूर भी वहां आते हैं। देवा अजय से कहते हैं कि मैंने हर जगह कोशिश की पर इस समस्या का कोई हल नहीं निकल सका। प्रधानमंत्री पर भी काफी दबाव आ रहा है। पैसेंजर्स को बचाने के लिए उन 3 आतंकवादियों को हमें छोड़ना ही होगा और कोई रास्ता है नहीं। अजय तब कहता है कि आप मुझे कुछ और दिन का समय दें, मैं कोई ना कोई इंतजाम करके सब कुछ संभाल लूंगा। किसी आतंकी को छोड़ना भी नहीं पड़ेगा और सब पैसेंजर्स को सही सलामत ले आऊंगा। देवा तब कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, जो करना है अभी करना होगा। इसके बाद अजय और देवा हाईजैकर से बात करने प्लेन के अंदर जाते हैं। वहां उन्हें खून के धब्बे दिखते हैं और हालात बहुत खराब थी। हाईजैकर्स ने वहां बेरहमी से एक पैसेंजर्स की हत्या कर दी थी। ये सब देखकर अजय को तो काफी गुस्सा आता है। इसके बाद अजय हाईजैकर्स के लीडर जहूर से बात करता है। अजय बताता है कि प्रधानमंत्री से बात हो गई है और कल 3 आतंकवादियों को आजाद कर दिया जाएगा। हाईजैकर्स ने मोटी रकम की मांग भी की थी और देवा ने कहा कि पैसे समय पर दे दिए जाएंगे। काफी देर बातचीत करने के बाद अजय पैसेंजर से बात करने जाता है जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। अजय उन सभी को हिम्मत देते हुए बोलता है कि बस थोड़ा सा और सब्र रखें, कल ही वो सब इस कैद से आजाद हो जाएंगे, इसलिए वो अपना भरोसा ना खोएं। इसके अलावा ऐसी मुश्किल घड़ी में पैसेंजर्स ने जो हिम्मत दिखाई है उसके लिए अजय उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद बोलता है। वो असल में वहाँ पैसेंजर्स का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो भारत माता की जय का नारा लगाना चाहता था। वो सबको भारत माता की जय बोलने के लिए बोलता है, लेकिन कोई भी ये बात दोहराता नहीं क्योंकि उसके पीछे जहूर आकर बंदूक तान चुका था। पैसेंजर्स ने तब तक अपनी आंखों की पट्टी खोल दी थी, इसलिए वो ये सब देखकर डर जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। अजय को भी ये बुरा लगता है क्योंकि वो वहाँ कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद हाईजैकर्स अजय और देवा को वहाँ से चले जाने को बोलते हैं। एयरपोर्ट से बाहर आने के बाद अजय और देवा स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के ऑफिसर भुल्लार से मिलते हैं। उनके साथ मीटिंग के दौरान अजय बोलता है कि उन आतंकवादियों को संभालने के लिए उसके पास एक अनोखा प्लान है, लेकिन भुल्लार तो अजय का कोई प्लान सुनता ही नहीं, उल्टा उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, तुम बस इंडियन इंटेलिजेंस संभालो, इंटरनेशनल मामले मैं देख रहा हूँ, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। अजय को ये बात अच्छी नहीं लगती पर वो चुप रहता है। इसके बाद हमें साल 2001 का सीन दिखाया जाता है। 13 दिसंबर को अचानक एक अनजान गाड़ी इंडिया के पार्लियामेंट में घुस जाती है। गाड़ी के अंदर प्लेन हाईजैकर्स में से ही एक आदमी दिखता है, यानी वो आतंकवादी 2 साल के बाद फिर से एक्टिव हो गए। वो सीधे पार्लियामेंट पर हमला कर देते हैं। आतंकवादी गाड़ी से उतरते ही सिक्योरिटी ऑफिसर्स पर गोलियां चलाने लगते हैं और साथ ही बम ब्लास्ट भी करते हैं। एक के बाद एक बम फटने लगते हैं और इस हमले में कई लोग मारे जाते हैं। ये सब देखकर अजय अब शांत नहीं रह पाता, इसलिए वो फिर से आतंकवादियों के खिलाफ अपने उस खास प्लान पर काम करने का फैसला करता है। इस बार वो प्लान किसी और से डिस्कस करने के बजाय सीधे प्राइम मिनिस्टर के पास भेज देता है। अजय के पास कई प्लान थे, जिनमें से एक प्लान प्राइम मिनिस्टर को बहुत पसंद आता है। अजय ने उस प्लान का नाम दिया था प्रोजेक्ट धुरंधर। फॉरेन मिनिस्टर देवा आकर अजय को बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को उसका ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया। देश के इन हालातों में उन्हें ये प्रोजेक्ट सबसे सही लगा, इसलिए उन्होंने इस पर आगे काम करने को कहा है। लेकिन इसमें एक ही दिक्कत है, अजय का प्लान काफी लंबा है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर थोड़े चिंतित हैं कि ये प्लान आखिरी तक सफल होगा या नहीं। अजय तब कहता है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, देश के लिए इतना रिस्क तो लेना होगा ही। इसके बाद हमें साल 2004 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम हमजा नाम के एक आदमी को देखते हैं। वो बिखरे हुए बालों और गंदे कपड़ों में नजर आता है। हमजा अफगानिस्तान से पाकिस्तान जा रहा था। सबसे पहले वो पाकिस्तान के कराची जाता है और फिर वहां से लयारी चला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि लयारी इतनी ताकतवर जगह है कि अगर कोई एक बार लयारी पर कब्जा कर ले तो वो पूरे कराची को कंट्रोल कर सकता है। हमजा के पास लयारी के एक जूस दुकानदार इस्लाम का नंबर था, इसलिए वो सीधे उसकी दुकान पर पहुंच जाता है। वो इस्लाम से काम मांगता है, लेकिन इस्लाम बोलता है यहाँ कोई काम नहीं है और उसे वहां से भगाने लगता है। हमजा उस वक्त तो चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन रात को फिर वापस आता है। इस्लाम जब अपनी दुकान बंद कर रहा था तभी उसे हमजा दिखता है। इस्लाम उसे कुछ कहने वाला था कि तभी कुछ लोकल गुंडे हमजा
हमजा को परेशान करने लगते हैं। पहले तो हमजा सब चुपचाप सहता है, लेकिन बाद में उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी इस्लाम को देखकर खुद को रोक लेता है। गुंडे गुस्से में आकर हमजा को बहुत मारते हैं और उसकी हालत खराब कर देते हैं, लेकिन तभी पुलिस को गश्त लगाते हुए देख गुंडे वहां से भाग जाते हैं। हमजा की जान तो बच जाती है, पर वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। अगली सुबह इस्लाम उसे कुछ खाने को देता है और उसकी पहचान पूछता है। हमजा खुद को बलोच बताता है। बलूचिस्तान में रहने वालों को बलोच कहा जाता है। इसके बाद इस्लाम उसे अपने होटल में काम देता है। हमजा वहाँ बहुत मेहनत से काम करता है और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। हमजा को तब याद आता है कि यहाँ वो एक मकसद से आया है। उसका असली मकसद लयारी पर राज करना है, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी उसने अपना काम शुरू नहीं किया। हमजा ये सोचकर काफी ज्यादा टेंशन में था। इतने दिनों में इस्लाम भी समझ गया था कि हमजा का इरादा क्या है, इसलिए एक दिन इस्लाम उसे बुलाता है और कहता है, सुनो, अगर तुम्हें अपना मकसद पूरा करना है तो तुम्हें लयारी के किसी ताकतवर गैंग से जुड़ना होगा। इस्लाम बताता है कि यहाँ कई गैंग है, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ रहमान डकैत के गैंग का है, जिससे सब डरते हैं। इसके अलावा एक और गैंग है जिसे बाबू डकैत और अरशद पप्पू चलाते हैं। उस रात हमजा को जिन लोगों ने मारा था वो बाबू डकैत और अरशद पप्पू के गैंग के ही आदमी थे। इस्लाम तब ये भी बताता है कि रहमान डकैत एक बलोच है, इसलिए अगर हमजा एक बार रहमान डकैत के गैंग में शामिल हो जाए तो उसके लिए ये सब अच्छा होगा। लेकिन हमजा को समझ नहीं आ रहा था कि रहमान डकैत और बाबू डकैत के बीच क्या रिश्ता है, क्योंकि दोनों के नाम में डकैत लगा है, और अगर कोई रिश्ता है तो उनके गैंग अलग क्यों है। तब इस्लाम बताता है कि बाबू डकैत असल में रहमान डकैत का सौतेला बाप है। जिस दिन रहमान को अपनी माँ और बाबू डकैत के रिश्ते के बारे में पता चला, उसी दिन उसने अपनी माँ की बेरहमी से हत्या कर दी थी। रहमान डकैत इंसान के रूप में बहुत ही खूंखार और खतरनाक है, लेकिन हमजा को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रहमान के गैंग में शामिल होना ही होगा। पर हमजा के चाहने भर से रहमान उसे अपने गैंग में रखेगा नहीं। इसके लिए हमजा को कुछ ऐसा करना होगा जिससे रहमान खुद उसे अपने साथ काम पर रख ले। इसके कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि इस्लाम को एक शादी के कार्यक्रम में खाना खिलाने की जिम्मेदारी मिलती है। हमजा को किसी तरह पता चलता है कि इस शादी में रहमान के लोग भी आएंगे, और उसी दिन बाबू डकैत और अरशद पप्पू के लोगों ने रहमान के बड़े बेटे पर हमला करने का प्लान बनाया है। इस्लाम को ये सब रिजवान नाम के एक आदमी से पता चला, इसीलिए वो हमजा की मुलाकात रिजवान से करवाता है। ये रिजवान असल में बाबू डकैत के गैंग में काम करता है। असल में रिजवान भी किसी खास मकसद से लयारी आया है, इसलिए इस्लाम ने उसे बाबू डकैत के गैंग में घुसवा दिया था। यही रिजवान बाबू डकैत और अरशद पप्पू की सारी खबरें इस्लाम तक पहुंचाता है। हमजा के लिए यह सबसे बड़ा मौका था। अगर वो किसी तरह रहमान के बेटे को बचा लेता है तो वो बहुत आसानी से रहमान के गैंग में शामिल हो जाएगा। हालांकि ये काम मुश्किल था, लेकिन हमजा इसके लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि रिस्क तो उसे लेना ही था। अगले दिन रहमान डकैत के दोनों बेटे उसी शादी के प्रोग्राम में जाते हैं। प्लान के मुताबिक वहीं बाबू डकैत के लोग उन पर हमला कर देते हैं। उसी वक्त हमजा भी पहुंच जाता है और रहमान के बेटे को बचाने के लिए उन गुंडों से भिड़ जाता है। हमजा पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन वो रहमान के बड़े बेटे को बचा नहीं पाता। हमलावर उसे बेरहमी से मार देते हैं। हाँ, हमजा किसी तरह रहमान के छोटे बेटे फैजल की जान बचाने में कामयाब होता है। बड़े बेटे को खून से लथपथ देकर हमजा घबरा जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि उसकी मौत काफी पहले हो चुकी थी। ठीक उसी समय हॉस्पिटल में रहमान डकैत की एंट्री होती है। वैसे तो रहमान एक बेहद खतरनाक और खूंखार इंसान है, लेकिन अपने बेटे की मौत देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। वो अपने छोटे बेटे फैजल को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। हॉस्पिटल में फैजल अपने पिता को बताता है कैसे हमजा ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाने की कोशिश की। हमजा के इस एहसान के बदले रहमान उसे 1 लाख रुपए देना चाहता है, लेकिन हमजा पैसे लेने से मना कर देता है। वो रहमान से कहता है कि आपने पाकिस्तान के बलोच लोगों के लिए बहुत कुछ किया, जिन्हें हमेशा नजरअंदाज किया गया। मैं खुद भी एक बलोच हूँ, इसलिए मैंने जो किया वो मेरा फर्ज और आपके लिए इज्जत की वजह से किया। हमजा की ये बात सुनकर रहमान और उसके लोग बहुत खुश होते हैं। अब क्योंकि हमजा ने रहमान के बेटे की जान बचाई, इसलिए बाबू डकैत और अरशद पप्पू के लोग हमजा को मारने की कोशिश कर सकते हैं। इसी वजह से रहमान का भाई उजैर हमजा को एक पिस्तौल देता है और उसे अपने गैंग में शामिल कर लेता है। रहमान के दिल में बदले की आग जल रही थी, लेकिन एमएलए जमील उसे रोक देता है। जमील पाकिस्तान की आम जनता पार्टी का बड़ा नेता है और रहमान के साथ मिलकर काम करता है। वो रहमान को समझाता है कि सामने इलेक्शन है और अभी कुछ भी हिंसक कदम पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। जमील बोलता है कि पहले इलेक्शन जीत लो, उसके बाद तुम जो करना चाहते हो करो। रहमान चुपचाप उसकी बात मान लेता है। हमजा दूर खड़ा ये सब देख रहा था। अगले दिन रहमान के बड़े बेटे को दफना दिया जाता है। इसके बाद हमजा रहमान के लोगों के साथ काम करना शुरू कर देता है। रहमान का वेपन्स का बिजनेस था, जिसे उजैर और उसका दोस्त
दोस्त डोंगा हमजा को पूरी तरह समझा देते हैं। वो उसे लयारी में अपने इलाके और दुश्मनों के इलाकों के बारे में बताते हैं। हमजा पूरी वफादारी के साथ काम करने लगता है और उजैर उस पर भरोसा करने लगता है, लेकिन रहमान अब भी शांत नहीं हो पा रहा था। वो अपने भरोसेमंद लोगों से सलाह लेता है। सब कहते हैं कि बदला इलेक्शन के बाद लेना ठीक रहेगा। आखिर में रहमान हमजा से राय पूछता है। हमजा साफ कह देता है कि अगर बदला नहीं लिया तो इलेक्शन पहले ही हार चुके हो। दुश्मन ने जानबूझकर इसी वक्त हमला किया क्योंकि वो जानते हैं कि आप इलेक्शन के वजह से हमला नहीं करोगे। इस वक्त वो तैयार नहीं बैठे होंगे, यही सही मौका है उन्हें खत्म करके उनका इलाका कब्जा करने का। हमजा की बात सुनकर रहमान इम्प्रेस होता है। वो तुरंत अपने लोगों को बाबू डकैत और अरशद पप्पू के आदमियों को ढूंढने का आदेश देता है। इसके बाद रहमान के लोग अलग अलग जगहों से दुश्मनों को पकड़कर बेरहमी से मारना शुरू करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब हमजा और उजैर को बाबू डकैत का पता चल जाता है। वो उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो रहमान को खबर देते हैं। रहमान तुरंत वहां पहुंचता है और बाबू डकैत को बेरहमी से मारना शुरू करता है। बाबू डकैत बहुत ज्यादा डर जाता है और रहमान से अपनी जान की भीख मांगते हुए बोलता है, रिश्ते में तो मैं तेरा बाप लगता हूँ, तूने अपनी माँ को मार दिया, कम से कम मुझे तो छोड़ दे। लेकिन रहमान उसकी एक नहीं सुनता। उसने अपनी सगी माँ को नहीं छोड़ा तो वो अपने सौतेले बाप को क्यों छोड़ेगा। वो उसे कोई माफी नहीं देता, बल्कि एक भारी वजन उठाकर बाबू डकैत का सिर कुचल देता है और उसे वहीं मार डालता है। वो कहता है कि तुझे उस छोटे बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। इस तरह रहमान अपना बदला ले लेता है। साथ ही वो बाबू डकैत और अरशद पप्पू का इलाका भी अपने कब्जे में ले लेता है। धीरे धीरे हमजा रहमान का सबसे भरोसेमंद आदमी बन जाता है। अब कहानी साल 2007 में पहुंचती है। जमील चुनाव जीत चुका होता है और पूरा इलाका जश्न मना रहा था। स्टेज पर खड़ा जमील जनता को भाषण दे रहा था, तभी वहां रहमान आता है। उसके साथ हमजा और उजैर भी होते हैं। रहमान को देखते ही जमील थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है। उसे रहमान का वहां आना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन भीड़ के सामने वो मजबूरी में उसकी तारीफ करने लगता है और दिखावे की खुशी जताता है क्योंकि वो रहमान को अपना परिवार जैसा बताता है। यहीं जमील की बेटी येलिना दिखाई देती है। वो बहुत खूबसूरत है और एक तरफ चुपचाप बैठी हुई है। हमजा की नजर उस पर पड़ती है और येलिना भी उसे देखने लगती है। तभी येलिना की माँ उसके पास आती है और उसे स्टेज पर जमील के पास जाने को बोलती है। येलिना मना करती है क्योंकि उसे पॉलिटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे ये सब बोरिंग लगता है। वो क्लास का बहाना बनाकर जाना चाहती है, लेकिन उसकी माँ गुस्से में उसे मजबूर करने लगती है। हमजा ये सब देख रहा था। वो येलिना की माँ से कहता है कि जमील साहब आपको स्टेज पर बुला रहे हैं। ये सुनते ही उसकी माँ येलिना को छोड़कर चली जाती है। इस तरह हमजा उसे बचा लेता है। येलिना ये समझ जाती है और हमजा की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देती है। उसी वक्त जावेद नाम का एक नेता आता है और रहमान से कहता है, क्या आपने कभी पॉलिटिक्स में आने का नहीं सोचा। ये बात रहमान के दिमाग में बैठ जाती है। बाद में वो जमील से कहता है कि वो अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की सोच रहा है। ये सुनते ही जमील घबरा जाता है। रहमान उसे शांत करते हुए बोलता है कि वो उसकी पार्टी के साथ ही रहेगा, बस अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है। उधर जमील की पत्नी उसे कुछ कहती है और जमील गुस्से में अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। वो येलिना पर चिल्लाता है और गुस्से में उसका फोन उठाकर फेंक देता है और फिर वहां से चला जाता है। हमजा ये सब देख लेता है और वो फोन उठा लेता है। बाद में रहमान को नकली नोटों के धंधे के बारे में बताया जाता है। हमजा समझ जाता है कि पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए ऐसे लोगों से जुड़ना जरूरी है। उसकी समझदारी से रहमान काफी खुश होता है और उसे एक बाइक और एक बंदूक देता है। हमजा उसी बाइक से एक बार पहुंचता है जहां अमीर लड़के लड़कियां पार्टी कर रहे थे। वहां येलिना भी होती है। हमजा बाहर उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर देता है और पुलिस को पार्टी की खबर दे देता है। पुलिस आते ही भगदड़ मच जाती है। येलिना गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन टायर खराब होने की वजह से वो वहीं फंस जाती है। तभी हमजा बाइक लेकर आता है और येलिना मजबूरी में उसके साथ चली जाती है। रास्ते में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो हमजा उसे पैदल उसके घर तक छोड़ता है। येलिना उससे उसके बारे में पूछती है। हमजा सच बता देता है कि वो रहमान के गैंग में काम करता है और वो कविता भी लिखता है, नशा नहीं करता और इज्जत से जीता है। ये सुनकर एलिना घर की तरफ बढ़ जाती है। तभी हमजा उसे रोककर उसका खोया हुआ फोन लौटा देता है। फोन देकर येलिना खुश होती है और चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। इधर अजय नकली नोटों को देख रहा था और इस बारे में डिस्कशन कर रहा था। तभी एक आदमी पूछता है कि पाकिस्तानियों को हमारे नोटों की बारीकियां कैसे पता चली। अजय कहता है, फिलहाल नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते नकली करेंसी बहुत बड़ी मात्रा में भारत आ रही है। हम असली अपराधी को नहीं जानते, लेकिन वो इतने ताकतवर हैं कि उनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उनका पॉलिटिकल सपोर्ट इतना मजबूत है कि उन्हें गिरफ्तार करना नामुमकिन है और अगर सबूत जुटाकर उन्हें पकड़ भी लिया जाए तो उनकी कम्युनिटी का इतना साथ है कि वो 2 घंटे में जेल से बाहर आ जाएंगे। अजय आगे बोलता है कि पाकिस्तान में किसी ऐसे नेता को ढूंढो जो हमारे देश के बारे में सोचता हो, तभी ये सबूत हमारे काम आएंगे। पता लगाओ कि इस काम में भारत के अंदर से किसने उनकी मदद की है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। इधर रहमान जावेद के साथ उसकी नोट
छापने की फैक्ट्री में जाता है और हमजा भी साथ में था। रहमान ने जावेद के साथ बिजनेस करने का फैसला किया था और जावेद भी तैयार हो गया। वो अपने लोगों से रहमान की पहचान कराता है। तभी वहाँ ISI हेड इकबाल आता है। जावेद तब रहमान को बताता है कि इकबाल की वजह से ही वो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाया है। जावेद इसके बाद रहमान को हथियारों का एक लिस्ट देता है। इकबाल रहमान से कुछ ऐसी स्नाइपर्स चाहता है जिनका लाइसेंस असली हो, ताकि अगर कभी इंटरनेशनल लेवल पर जांच हो तो ISI का नाम सामने ना आए। इकबाल वो हथियार रहमान से बहुत ऊंचे दाम में खरीदना चाहता है। तब उजैर कहता है जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि इन बंदूकों का इस्तेमाल कहाँ होगा, हम डील नहीं कर सकते। तब जावेद का एक आदमी बोलता है आप हमें बंदूक देंगे और हम उसके बदले पैसे देंगे, इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इकबाल उन्हें 3 अक्टूबर तक बंदूकें देने को बोलता है। जावेद रहमान को इसके लिए राजी करने की कोशिश करता है और आखिरकार रहमान मान जाता है। जाते समय रहमान जावेद से कहता है आपने जो वादा किया है उसे भूलना मत, क्योंकि आप जानते हैं कि रहमान की दी हुई मौत कसाई जैसी होती है। रहमान के जाने के बाद जावेद सीधे जमील को फोन करता है। जमील को पहले से ही पता था कि रहमान जावेद के पास जाएगा। वो पूछता है क्या वो आया था। जावेद कहता है वो तो अब आपसे लयारी छीनना चाहता है, इससे आपकी कुर्सी और इज्जत दोनों चली जाएगी, समझ रहे हैं ना। जमील तब कहता है अगर शैतान को मारना है तो चिराग तो घिसना होगा ही, अब जिन को आजाद करने का समय आ गया है। जमील किसी भी कीमत पर अपनी ताकत खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो रहमान को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। इसके बाद हमें SP चौधरी असलम दिखाई देता है। असलम पैसों का एक बैग लेकर कुछ लड़कों के पास जाता है। वहाँ एक लड़का पूछता है मुफीद कहाँ है। असलम कहता है वो हज पर गया है, इसलिए बड़े साहब ने मुझे भेजा है। 2 लड़के जैसे ही पैसे लेने के लिए जाते हैं उन्हें वहाँ मुफीद की लाश दिखती है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाते हैं और अपने तीसरे साथी को कुछ बताने वाले होते हैं कि असलम उन्हें गोली मार देता है। असल में असलम कोकेन का धंधा करता था, लेकिन उन लड़कों ने कोकेन की जगह उसे टेल्कम पाउडर दे दिया था, इसलिए असलम ने उन्हें मार डाला। इसके बाद जमील उसे फोन करता है और मिलने के लिए बुलाता है। जमील ने इसी असलम को जिन्न कहा था। असलम 7 साल से सस्पेंड था और उसे जमील ने ही सस्पेंड करवाया था, लेकिन अब जमील इस बात से मुकर जाता है। अब रहमान को खत्म करने के लिए असलम को दोबारा नौकरी पर उसे रखने का ऑफर देता है। इधर रहमान, उजैर और हमजा घर वापस आते हैं। रहमान का जावेद के साथ बिजनेस करना हमजा को पसंद नहीं आया था। वो रहमान से कहता है ये ठीक नहीं है, आप अपने ही लोग के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं जो गलत काम करके हमारे कौम को बर्बाद कर रहे हैं। रहमान गुस्से में आ जाता है और बोलता है इस कौम ने मेरे बच्चे को खा लिया, अगर बदले में मैं कुछ हासिल कर लूं तो तुझे क्या परेशानी है, अब तू मुझे सिखाएगा। रहमान गुस्से में हमजा को धक्का दे देता है और उजैर भी उसे वहां से जाने को बोलता है। हमजा इसके बाद ये सारी बात इस्लाम को बताता है। इस्लाम को भी ये मामला काफी गड़बड़ लगता है। इसके बाद रहमान बलोचिस्तान के एक विरोधी नेता शिरानी अहमद से मिलने जाता है। वहाँ रहमान का स्वागत किया जाता है और उसे बहुत सारे पैसे और जावेद की दी हुई हथियारों का लिस्ट देता है। वो कहता है कि ये हथियार जल्दी तैयार करो। शिरानी मान जाता है। यही हथियार 3 अक्टूबर को इकबाल को दिए जाएंगे, जिससे वो इंडिया पर हमला करने वाला है। इधर असलम जमील के घर उसे मिलने आता है। असलम कहता है कि आपने जो काम दिया है वो मैं नहीं कर पाऊंगा। आपने पूरा लयारी साफ करने को कहा है, लेकिन वहाँ की पुलिस रहमान के इशारों पर चलती है। अगर मुझे ये काम करना है तो मुझे एक अलग टास्क फोर्स चाहिए जिसके बारे में किसी को पता ना हो। मैं क्या कर रहा हूँ इसका हिसाब मैं किसी को नहीं दूंगा, आपको भी नहीं। जमील उसकी बात मान जाता है। असलम के जाने के बाद यलीना आकर जमील से कॉलेज की फीस मांगती है। जमील उसे पैसे दे देता है, लेकिन यलीना वह पैसे लेकर हमजा के साथ घूमने निकल जाती है। इसी बीच हमजा और यलीना एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वो काफी समय साथ बिताते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। इसी दौरान असलम अपने लिए एक टास्क फोर्स तैयार कर लेता है, जहाँ SP ओमार हैदार उसका स्वागत करता है। कुछ दिन बाद ईद का त्योहार शुरू होता है। उस दिन जमील और यलीना रहमान के घर डिनर पर आते हैं। रहमान तब जमील से कहता है कि असलम वापस आ गया है। जमील उसे दिलासा देता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यहाँ यलीना सिर्फ हमजा को ही देख रही थी। हमजा यलीना को एक अलग जगह लेकर एक खूबसूरत तोहफा देता है, जिसे देखकर वो खुश होती है। अगले दिन हमजा यलीना को इस्लाम से मिलवाने ले जाता है। वहाँ अखबार में असलम की फोटो देखकर यलीना कहती है ये आदमी अक्सर मेरे पिता से मिलने आता है। हमजा उसे कहता है कि अगली बार जब ये आए तो तुम उस पर नजर रखना। यलीना ये सुनकर थोड़ी हैरान होती है, पर वो मान जाती है। हमजा के इस काम के पीछे एक बड़ा मकसद है जो हमें आगे पता चलेगा। इधर दिल्ली में अजय देवा को बताता है कि मार्च 2005 में जावेद और ISI के इकबाल ने दुबई में हमारे एक मंत्री और उसके बेटे के साथ मीटिंग करके एक बड़ी डील साइन की थी। वहाँ यह तय हुआ था कि भारतीय भी अपने नोटों का मटेरियल उसी ब्रिटिश कंपनी से खरीदेंगे जहाँ से पाकिस्तान खरीदता है। नकली नोटों का सारा मटेरियल उसी कंपनी से पाकिस्तान के पास जा रहा था। देवा पूछता है उन्हें सैंपल कहाँ से मिला। अजय बताता है कि जनवरी 2007
साथ में कुछ नए डिजाइन लाए गए थे, उन्हीं से नकल करके नए नोट बनाए जा रहे हैं। हमारे मंत्री और उनका बेटा वो डिलीवरी ले रहे हैं। वापस आते समय वो अपने प्राइवेट जेट में तकनीकी खराब का बहाना बनाकर दुबई में रुकते हैं और वहीं जावेद और इकबाल से मिलकर डील करते हैं। अजय बोलता है कि हमें जल्द से जल्द इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा। उन्हें 3 अक्टूबर को होने वाले हमले के बारे में भी पता था कि ये मामला समंदर के रास्ते होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमजा और उजैर मेजर इकबाल को हथियारों का डिलीवरी देने जाते हैं। रहमान को भी साथ जाना था, लेकिन अचानक उसका बेटा बीमार हो जाता है और वो उसे लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। हथियार देने के बाद इकबाल हमजा को एक कमरे में ले जाता है। वहाँ एक आदमी को बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। इकबाल हमजा से कहता है 3 अक्टूबर को एक हमला होने वाला है, लेकिन इंडिया को इसके बारे में पता चल गया है और उन्हें यह कैसे पता चला ये भी हमें पता चल गया है। जिस आदमी को टॉर्चर किया जा रहा था वही इन्फॉर्मर था। इकबाल उसे बेरहमी से सजा दे रहा था। उसकी ये हालत देखकर तो हमजा का गला डर से सूख जाता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। अब जैसा कि आपको पता चल गया होगा, असल में हमजा कराची में राज करने नहीं आया था। वो भारत के जासूस के तौर पर यहाँ आया था और दुकान का मालिक इस्लाम भी उसके साथ मिला हुआ था। लेकिन इसकी असली पहचान क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। इधर रहमान अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था, लेकिन तभी बीच रास्ते में उन पर हमला हो जाता है और ये हमला उसी असलम ने करवाया था। असलम वहाँ सबको मार देता है और फिर रहमान को गाड़ी से बाहर आने को बोलता है। रहमान अपने परिवार को बचाने के लिए गाड़ी से नीचे उतर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि वो बेटे को लेकर हॉस्पिटल चली जाए। इसके बाद रहमान असलम के सामने सरेंडर कर देता है। असलम रहमान को पकड़ कर ले जाता है और गाड़ी के अंदर उसे बहुत मारता है। ये खबर हमजा और उजैर को मिल जाती है। हमजा को पक्का पता था कि असलम रहमान का इनकाउंटर कर देगा, इसीलिए वो किसी भी तरह रहमान को बचाने में जुट जाता है। उसे ये भी समझ आता है कि रहमान के घर का कोई आदमी असलम के साथ मिला हुआ है। हमजा तुरंत घर लौटता है और उस गद्दार को बुरी तरह मारकर पूछता है रहमान कहाँ है, लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी कुछ नहीं जानता था। उसे बस असलम की टास्क फोर्स के बारे में पता था। हमजा उसे सारी जानकारी लेकर उसे वहीं मार देता है। इसके बाद उजैर जमील को फोन करके बताता है कि असलम रहमान को ले गया है, आप कुछ कीजिए। जमील कहता है तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। फिर जमील फोन काट कर रख देता है क्योंकि वो कुछ करने वाला नहीं था। आखिर में उसने ही तो असलम को रहमान को मारने के लिए भेजा था। हमजा को शुरू से ही जमील पर शक था, इसलिए वो सब कुछ समझ जाता है कि जमील कुछ नहीं करेगा। हमजा तब यलीना को कॉल करता है और कहता है तुम जहाँ भी हो अभी मेरे घर आओ और फोन बंद कर दो, जब तक मैं ना लौटूं वहां से बाहर मत निकलना। इसके बाद हमजा जमील को फोन करके एक वीडियो भेजता है जिसमें जमील, असलम और अरशद पप्पू एक साथ बैठकर बात कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्हें रहमान का कटा हुआ सर चाहिए। ये वीडियो हमजा को यलीना ने ही दिया था। हमजा उस वीडियो के जरिए जमील को ब्लैकमेल करता है और बोलता है 1 घंटे के अंदर रहमान भाई सही सलामत वापस चाहिए, वरना ये वीडियो न्यूज चैनलों पर फैल जाएगा और अब तो आपकी बेटी की जान भी मेरे हाथ में है। ये कहकर वो फोन काट देता है। जमील बुरी तरह डर जाता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। यलीना की माँ बताती है वो तो मॉल गई है। जमील घबरा कर असलम को कॉल करता है और रहमान को तुरंत छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन असलम उसकी बात सुने बिना फोन काट देता है। जमील के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। वो हमजा को फोन करके कहता है कि असलम मेरी बात नहीं सुन रहा। हमजा तब जमील से असलम की टास्क फोर्स का पता ले लेता है। इसके बाद हमजा उजैर को लेकर टास्क फोर्स के ऑफिस पहुंचता है और वहां मौजूद लोगों को बांध कर टॉर्चर करने लगता है। वो इसका वीडियो बनाकर असलम को भेजता है। इसके बाद असलम मजबूर होकर रहमान को छोड़ देता है और खुद गाड़ी चलाकर उसे उसके घर के सामने छोड़ता है। तब रहमान असलम को देखकर एक ताज्जुब भरी हंसी हंसता है और उजैर की तरफ जाने लगता है। असलम तब गुस्से में पूछता है तुम लोगों में से हमजा कौन है, इधर आओ। हमजा उसके पास जाता है। असलम कहता है तुझे लगता है कि तू यहाँ बहुत ताकतवर हो गया है, पर ये गलत फहमी पालना छोड़ दे। तुझे तबाह करने के लिए यहाँ बहुत बारूद तैयार है। लेकिन हमजा उसकी बातों से जरा भी नहीं डरता, बल्कि उसकी आंखों में आंख डालकर देखता रहता है। तब असलम बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रहमान को छुड़ा कर लाने की वजह से सभी हमजा का जश्न मना रहे थे। रहमान भी बहुत खुश था। वो हमजा से पूछता है कि तुम्हें टास्क फोर्स का पता कहाँ से मिला। तब हमजा कहता है कि जमील साहब ने दिया है, उन्हें आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। हालांकि रहमान समझ गया था कि हमजा ने जमील को जाल में फंसाकर पता निकाला है। तभी उजैर बातों बातों में रहमान को बताता है कि हमजा और जमील की बेटी यलीना के बीच चक्कर चल रहा है, यहाँ तक कि वो हमजा के घर पर ही रह रही है। रहमान पूछता है क्या ये रिश्ता सीरियस है। हमजा शर्माते हुए कहता है हाँ सीरियस है।
घर लौटने पर हमजा देखता है कि येलिना ने घर बहुत खूबसूरती से सजाया है। वो काफी रोमांटिक अंदाज में हमजा के पास आती है। हमजा पूछता है क्या तुम अब अपने घर नहीं जाओगी? येलिना कहती है अगर तुम्हारा मन है तो तुम जा सकते हो, मैं तो यहीं रहूंगी। ये सुनकर हमजा खुश होता है। अगले दिन रहमान अपनी पूरी टीम के साथ इकबाल के ऑफिस जाता है, जहाँ टीवी पर इंडिया में हुए बम धमाकों की खबर चल रही थी। धमाकों की खबर सुनकर सब बहुत खुश थे, पर हमजा तो अंदर से बिल्कुल दहल चुका था। उसे सबसे ज्यादा दुख उस लड़के को देखकर हुआ था जिसे उसने खुद बंदूक थमाई थी। वही लड़का अब इंडिया में बेगुनाह लोगों को मार रहा था। हमजा को अपने परिवार की याद आने लगती है, पर वो खुद को काबू में रखता है। उसी रात वो दुकान का मालिक इस्लाम के पास जाता है और गुस्से में कहता है मैंने समय से पहले सारी जानकारी भेज दी थी, फिर पुलिस इन धमाकों को क्यों नहीं रोक पाई? इस्लाम बताता है कि जानकारी के हिसाब से धमाके 3 दिसंबर को होने वाले थे, पर उन्होंने प्लान बदलकर 26 नवंबर को ही धमाके कर दिए। हमजा गुस्से में पागल हो जाता है और बोलता है कि वो रहमान, इकबाल और जमील किसी को नहीं छोड़ेगा। इस्लाम उसे फिलहाल शांत रहने को बोलता है। हमजा एक डायरी लेकर घर लौटता है, पर येलिना उसे शक की नजर से देखती है और झगड़ा करने लगती है। उसे लगता है कि हमजा किसी और लड़की के साथ था। गुस्से में वो हमजा को थप्पड़ मारती है। हमजा भी चिढ़कर कहता है मैं पूरे कराची पर राज करना चाहता हूँ, साथ रहना है तो रहो वरना दरवाजा खुला है। येलिना जाने लगती है, फिर रुककर दरवाजा बंद कर देती है। बोलती है कि अगर अगली बार घर छोड़ने की धमकी दी तो तुम्हें नींद में जला दूंगी। हमजा इमोशनल होकर उसे गले लगा लेता है। अगली शाम एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है जहां जमील और रहमान मौजूद थे। जमील को पूरा भरोसा था कि उसे ही चुनाव का टिकट मिलेगा, पर मंत्री रहमान का नाम ऐलान कर देते हैं। जमील का चेहरा उतर जाता है। वो समझ जाता है कि ये सब हमजा की चाल है। उधर असलम गुस्से में अपना टीवी तोड़ देता है। घर पर येलिना ये न्यूज देखकर कहती है कि उसके पिता ने बहुत पाप किए हैं, इसलिए अब उन्हें धीरे धीरे सजा मिल रही है। हमजा उसे कहता है कि कल अपने पिता को खाने पर बुलाओ। जमील जब हमजा के घर आता है तो अपनी बेटी को वहां देखकर उसका तो खून खौल उठता है। हमजा उसे ताना मारता है कि अगर वो अच्छे पिता होते तो ये दिन देखना ना पड़ता। जमील भड़क कर बोलता है तुम 32 साल के आदमी हो और ये 19 साल की बच्ची, तुम आखिर इसे क्यों फंसा रहे हो? याद रखना कुछ भी कर लो, ये राजपाट मेरा ही रहेगा। ये सुनकर हमजा बोलता है आपकी इस जलन और चालाकी वाली आदत के वजह से ही आज आपकी ये हालत है। आप हमेशा उन लोगों का साथ देते रहे जो आपका नुकसान कर सकते थे। आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर ये लोग एक हो गए तो आपका कितना बड़ा घाटा होगा, और आज वही हुआ। इसीलिए उनके पीछे भागने के बजाय आपको किसी ऐसे को अपनी ढाल बनाना चाहिए जो आपका अपना हो, कोई ऐसा रिश्तेदार जो हमेशा आपका भला चाहे। हमजा असल में इशारों इशारों में अपनी ही बात कर रहा था। जमील अब समझ चुका था कि हमजा कोई मामूली चीज नहीं है, इसलिए वो ज्यादा बहस न करके उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वो खुशी खुशी और धूमधाम से हमजा और येलिना की शादी का इंतजाम करता है। शादी में उनके सभी जान पहचान वाले लोग आते हैं। शादी के जश्न के साथ साथ रहमान और उसके लोग अगले प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए भी बैठ जाते हैं। हमजा को ये देखकर शक होता है, इसलिए वो शादी की रस्मों के बीच से उठकर मीटिंग में शामिल हो जाता है। वहाँ इकबाल बताता है कि 11 अगस्त को एक और अटैक की रिक्वेस्ट आई है, इसलिए उन्हें और बारूद और हथियारों की जरूरत है। उजैर उस वक्त नशे में पूरी तरह धुत था, इसीलिए हमजा खुद तारीख चेक करता है और कहता है 9 तारीख डिलीवरी के लिए सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि उस दिन मंत्री वाटर पाइपलाइन का उद्घाटन के लिए जाएंगे और सारी पुलिस उसी काम में बिजी रहेगी। सब लोग उस तारीख पर राजी हो जाते हैं। रात को जब येलिना सो जाती है तब हमजा एक डायरी निकालता है। उसके सारे पन्ने सफेद दिख रहे थे, लेकिन जैसे ही हमजा उस पर एक केमिकल लगाता है गायब लिखे हुए अक्षर दिखने लगते हैं। असल में ये उसकी एक सीक्रेट डायरी थी जिसके जरिए वो जानकारी भेजता था। हमजा 11 अगस्त के हमले की जानकारी डायरी में लिखकर अपनी टीम को दे देता है। इसके बाद वो सप्लायर से माल की बात करने जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि गांव के लोग छोटे बच्चों की लाशें दफना रहे थे। हमजा हैरान होकर पूछता है तो सप्लायर के लोग बताते हैं कि ISI के लोगों ने स्कूल के पीने के पानी में जहर मिला दिया था, जिसकी वजह से सब बच्चे मर गए। हमजा को ये सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो कोई रिएक्शन दिए बिना अपना ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बाद रहमान अपनी पूरी टीम के साथ एक उद्घाटन के लिए आता है। तभी उजैर के पास सप्लायर का फोन आता है। कहा जाता है माल को ले जाओ। उजैर हैरान होता है क्योंकि आज तो डिलीवरी की तारीख नहीं थी। तब हमजा कहता है अरे मैं तो भूल गया था, मेरी शादी वाले दिन ही तो आज की तारीख तय हुई थी। तुम उस वक्त नशे में थे, इसीलिए तुम्हें याद नहीं होगा। ये सुनकर उजैर तुरंत माल लेने निकल जाता है। इसके बाद हमजा रहमान और उसके 2 साथियों को लेकर घर के लिए निकलता है, लेकिन रास्ते में वो एक दूसरा रास्ता ले लेता है। रहमान पूछता है हम इस रास्ते क्यों जा रहे हैं? हमजा कहता है दूसरे रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए वो बंद है। तभी रहमान गौर करता है कि आसपास कोई और गाड़ी नहीं है। हमजा कहता है कि बाकी गाड़ियां आगे निकल गई हैं, चेक पोस्ट पर सब मिल जाएंगे। फिर रहमान उजैर के बारे में पूछता है तो हमजा कहता है कि वो माल लेने गया है। रहमान को झटका लगता है क्योंकि उसे याद था कि आज डिलीवरी का दिन नहीं है। हमजा उसे भी उजैर की तरह समझाने की कोशिश करता है
है, लेकिन रहमान को पक्का याद था कि 9 तारीख की बात हुई थी। रहमान को अब हमजा पर शक होता है। वो हमजा को गाड़ी रोकने के लिए बोलता है, लेकिन हमजा गाड़ी रोकने के बजाय उसकी स्पीड बढ़ा देता है। रहमान समझ जाता है हमजा का इरादा कुछ और है। वो तुरंत हमजा पर हमला कर देता है। उधर कुछ ही दूरी पर असलम अपनी पूरी टीम के साथ रास्ता रोक कर खड़ा था। असल में हमजा ने उसके साथ पहले से ही मिलकर एक प्लान बनाया था। गाड़ी के अंदर रहमान के हमले के बावजूद हमजा खुद को संभालते हुए गाड़ी आगे बढ़ाता रहता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई चलते रहती है। चलते चलते हमजा गाड़ी को सामने एक पानी के पाइप से टकरा देता है। पाइप फटने से जब पानी निकलने लगता है तो उसे देखकर असलम को सिग्नल मिल जाता है और वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचने लगता है। गाड़ी में मौजूद बाकी 2 लोग मर चुके थे और रहमान भी बेहोश हो गया था। ये देखकर हमजा गाड़ी से बाहर निकलता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पता चलता है कि रहमान असल में बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि वो तो नाटक कर रहा था। इसी बीच वहां आ जाता है और रहमान उसे हमजा को मारने के लिए भेजता है। उजैर के जाते ही असलम अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है और दोनों गुटों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हमजा का पीछा कर रहा था और उस पर गोलियां चला रहा था, लेकिन एक वक्त पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती है और हमजा उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच डट कर मुकाबला होता है और आखिर में हमजा उसे जान से मार देता है। इधर असलम से बचने के लिए रहमान जंगल की तरफ भागता है, लेकिन असलम उसे पकड़ लेता है। उन दोनों के बीच भी लड़ाई होती है। जब रहमान असलम को मारने ही वाला होता है तभी हमजा भी वहां पहुंच जाता है और वो रहमान के सिर पर वार करके उसे वहीं ढेर कर देता है। हालांकि वो उसे जान से नहीं मारता, क्योंकि हमजा और असलम के बीच पहले से डील हुई थी कि वो रहमान को अभी जिंदा रखेंगे। लेकिन असलम अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाता और रहमान को वहीं गोली मार देता है। ये देखकर हमजा तुरंत रहमान को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है। रास्ते में कोई गाड़ी उन्हें लिफ्ट नहीं दे रही थी, तभी एक ऑटो वाला उनकी मदद के लिए तैयार होता है। हमजा उस ऑटो वाले के सामने ऐसा नाटक करता है जैसे कि वो रहमान को बचाने के लिए एकदम तड़प रहा हो। वो किसी तरह रहमान को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, पर डॉक्टर उसे चेक करके बता देते हैं कि रहमान मर चुका है। इसके बाद मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। वो ऑटो वाला सबको बताता है कि हमजा ने आखिरी दम तक रहमान को बचाने की कोशिश की। रहमान की मौत की खबर इस तरह दिखाई जाती है कि उसकी गाड़ी में हथियार मिले थे, इसलिए पुलिस ने उस पर हमला किया और उस हमले में वो मारा गया। ये सुनकर इकबाल और जमील और भी सभी लोग काफी परेशान होते हैं, पर वो कुछ कर नहीं पाते। रहमान की मौत के बाद धीरे धीरे उसके साथियों के राज खुलने लगते हैं। इस तरह हमजा बहुत चालाकी से ISI के सारे प्लान फेल कर देता है और उसका काम भी हो जाता है और उस पर कोई शक भी नहीं करता। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अजय ये सब देखकर काफी खुश था, क्योंकि शुरू से उसका यही तो प्लान था। उसी ने हमजा को पाकिस्तान भेजा था ताकि वो रहमान के ग्रुप में घुसकर उन्हें खत्म कर सके। असल में हमजा कोई बलोच नहीं है, वो एक हिंदुस्तानी है। उसका असली नाम है जसकिरत सिंह रंधावा। वो असल में एक क्रिमिनल था। जिंदगी जीने के लिए उसके पास कोई मकसद नहीं था। अजय को भरोसा था कि जसकिरत ही इस मिशन के लिए सबसे सही इंसान होगा और उसकी ये बात सच साबित हुई। आखिर में उनका ऑपरेशन धुरंधर सफल हो जाता है और ये कहानी यहीं पर एंड होती है, लेकिन पूरी तरह नहीं, क्योंकि धुरंधर 2 द रिवेंज आने वाला है, जिसमें शायद उसका सामना होगा बड़े साहब के साथ। खैर ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।